जैसे किसी ने बहुत धीरे से खोला हो उसे और कोई अंदर आया हो। माँ घबरा रही थी कि इस वक्त तो सब सो रहे हैं, ये कमरे में कौन दाखिल हुआ है। उनके दिमाग में वही था कि अभी जो आवाज़ सुनी थी उन्होंने, वो जो कोई भी है वो अब कमरे में आ चुका है। तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब हम अपनी बुआ के घर गए हुए थे और मैं तो पहली बार। रात काफ़ी हो गई थी, उन्होंने वहीं रुकने को कहा। उनका घर वैसे तो काफ़ी बड़ा है और उतना ही पुराना भी। वहाँ खिड़कियाँ दरवाजे काफ़ी पुराने से नज़र आ रहे थे। आजकल जैसे फैंसी ग्रिल वगैरह होती हैं वैसा नहीं था। उन पर पुराने समय का डिज़ाइन बना हुआ था जो काफ़ी खूबसूरत सा था। यहाँ जितने लोग रहते थे उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा बड़ा घर था उनका। कई कमरे तो खाली पड़े थे। वैसे इन लोगों को अगर 3-4 कमरे दे दिए जाएं तो भी काफ़ी थे इनके लिए। घर के पिछली साइड में कुछ कमरे रिश्तेदारों के लिए बने हुए थे जो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन थे। डेकोरेशन अच्छा था वहाँ, बेड लगा था, अलमारी थी, पर इनमें कोई रहता नहीं था। घर के बीच में एक आंगन था जिसके साथ में एक वॉशरूम और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगा हुआ था। जहाँ उनका घर था वो गांव छोटा था। हम जब गए तो सर्दियों का समय था, सब लोग जल्दी सो जाते थे। वहाँ बहुत जल्दी शांति हो जाया करती थी। मैं अपने कज़न के साथ वहाँ बैठा हुआ था और मस्ती मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, शोर हो रहा था। बाकी जो सोना चाह रहे थे उन्होंने हमें डांटा। तब मेरी माँ ने भी डांटते हुए कहा, सो जाओ या पीछे वाले कमरे में चले जाओ। मेरी माँ को पता था यहाँ के बारे में, पर सिवाय कुछ चीज़ों के। उसमें से एक का जिक्र हम आगे करेंगे। तब हमें यही ठीक लगा कि वहाँ जाके बातें करते हैं, क्योंकि हमें नींद आने वाली थी नहीं। काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ था और अगले दिन हमें वापस जाना था। हम वहाँ से उठे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाने लगे। रात के 12:30 बज रहे थे और वहाँ की खामोशी ऐसी थी कि थोड़ी सी होती आवाज़ भी हम सुन पा रहे थे। हमें इतनी खामोशी की आदत नहीं थी और इतने में ही हम में से किसी ने डरावनी कहानियों का टॉपिक छेड़ दिया। सुनने में मज़ा भी आ रहा था क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत एक्साइटिंग होती हैं, पर इस टाइम पर वहाँ डर भी लग रहा था। तब मेरी बुआ की लड़की ने बताया कि एक रात माँ को प्यास लगने लगी तो वो उठी। तब उन्हें एकदम से कुछ बदबू सी आने लगी। वो पानी की बोतल हाथ में लिए बाहर आई, यहाँ वहाँ देखने लगी, सूंघने लगी। अभी उनका ध्यान उसी बदबू की तरफ था कि इतने में उन्हें एक भारी से जानवर के चलने की आवाज़ वहाँ से आने लगी, आंगन वाली तरफ से। जैसे कोई 4 पैरों वाला जानवर वहाँ चहलकदमी कर रहा हो। माँ ने चारों तरफ देखा पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उस आंगन के पास वॉश बेसिन वाली दीवार पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था जिसकी हल्की हल्की रोशनी वहाँ पे फैल रही थी। उन्हें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, पर चलने की आवाज़ लगातार आ रही थी। अब उन्हें डर लगने लगा और जल्दी से पानी पी के वो अंदर चली गई। बिस्तर पर लेटी उन्हें अभी भी वो आवाज़ आ रही थी। कमरे में अंधेरा था और हल्की सी दरवाजे की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से खोला हो उसे और कोई अंदर आया हो। माँ घबरा रही थी कि इस वक्त तो सब सो रहे हैं, ये कमरे में कौन दाखिल हुआ है। उनके दिमाग में वही था कि अभी जो आवाज़ सुनी थी उन्होंने, वो जो कोई भी है वो अब कमरे में आ चुका है। माँ ने कमरे में यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई। दरवाज़ा खुला हुआ था पर कमरे में कोई नहीं। खुले दरवाजे के बाहर सामने उनकी नज़र गई तो देखा कि कोई बाहर दीवार के सहारे से उस बल्ब की रोशनी में खड़ा है। माँ को वो दिखाई तो बाहर दे रहा था, पर उसकी भारी भारी सांसों की आवाज़ कमरे से आ रही थी। वो बताती कि मैं वैसे ही बिस्तर पर काफ़ी देर तक लेटी रही। मुझे डर लग रहा था और ये जो कोई भी है कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और जो बदबू अभी बाहर से आ रही थी, अब वो बदबू कमरे के अंदर से आने लगी। मेरी माँ पूजा पाठ करने वाली औरतों में से है। माँ ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ऐसे वक्त में हमें सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। माँ ने बताया जब मैं आंखें बंद करके वहाँ मंत्र वगैरह बोल रही थी
तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा होके मुझे सूंघ रहा है। उसकी सांसों की गर्माहट मैंने महसूस की। मैं डर भी रही थी पर रुकी नहीं। मैं मंत्र बोलती रही और ऊपर वाले से मदद मांगती रही और ऊंची आवाज में बोलने लगी ताकि किसी और की आवाज मुझे ना सुनाई दे। कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर में जब उन्होंने हाथ जोड़े और आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर जा रहा है और उसने दरवाजे को बहुत जोर से पटका। पीछे से वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसने शॉल वगैरह ओढ़ा हो और बहुत खौफनाक आवाजें निकालता हुआ वो वहां से चला गया। माँ को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो जा रहा है, वो जा चुका है, पर ये था कौन? माँ ने ये बात किसी को नहीं बताई कि खामा बच्चे और उनके पापा डरेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे। और फिर माँ ने ये बात बहुत वक्त बाद हमसे शेयर की। खैर, ये सारी बातें जब मेरी कज़न मुझे बता रही थी कि इतने में बारिश भी शुरू हो गई। हम डर तो वैसे ही रहे थे, पर अब उस डर में और ज़्यादा इजाफा हो गया। मेरी कज़न खिड़कियां बंद कर रही थी कि बारिश का पानी अंदर ना आने पाए। तेज़ बारिश में अचानक से लाइट भी चली गई। बाहर बिजली चमक रही थी और उस चमकती हुई बिजली में महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा है। वो बिल्कुल खिड़की के पास खड़ा होके हमारी बातें सुन रहा है कि अचानक से मेरी कज़न की चीख निकली। उसने डरते हुए कहा, वहाँ कोई है, मैंने देखा उसे। तब मैंने उससे कहा, पता है जब कभी ऐसी बातें हो रही होती हैं तो वहाँ आके वो अपनी बातें सुनते हैं। और ये सुनते ही मेरी कज़न की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, लाइट भी चली गई है, बाहर बिजली चमक रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, घर में दूसरी तरफ कैसे जाएंगे हम मम्मी पापा के पास? तब हमने सोचा कि दरवाज़ा खोलते ही भागते हुए उस तरफ चले जाएंगे। बची कुची हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खोला और हम भागने ही वाले थे, तभी बिजली चमकी और रोशनी हुई। बहुत थोड़े समय के लिए उस रोशनी में देखा कि कोई खड़ा है वहाँ आंगन में, जिसकी नज़र हमारे कमरे की तरफ थी। बहुत थोड़ी देर के लिए हमने उसका चेहरा देखा, सड़ा गला सा चेहरा, चेहरे से मांस उतर रहा था। हम चीखने लगे और वहां चमकती बिजली में वो हमें दिखाई देता रहा। थोड़ी देर बाद हाथों में टॉर्च लिए बाकी के घर वाले हमारी तरफ भाग के आने लगे। जब वो हमारे पास आए और हमने उन्हें डरते हुए बाहर की तरफ इशारा किया जहां वो दिखाई दिया था, चमकती हुई बिजली और टॉर्च की रोशनी में हमने देखा तो अब वहां कोई नहीं था। बाकी के लोग घर के अलग अलग कोने में जाके देखने लगे, उन्हें ढूंढने लगे कि कौन है, पर कोई नहीं मिला। सबने हमें संभाला और पानी पिलाया। वो खौफनाक रात हमने डरते डरते गुजारी। अगले दिन सुबह हम वहाँ से जल्दी निकल गए अपने घर के लिए। घर पहुँचे तो थोड़ी देर में बुआ ने फ़ोन करके माँ से पूछा कि घर पहुँच गए। तब उन्होंने बातों ही बातों में मेरी माँ को बताया कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसे मैंने भी देखा है। पर जब मैंने घर में बताया तो किसी ने नहीं माना कि ऐसा कुछ है यहाँ। लेकिन अब शायद कुछ करवाएंगे ये लोग, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। दीदी आप फिक्र ना करें, बच्चे ठीक है ना? मेरी माँ ने हमारी तरफ देखते हुए कहा कि हाँ वो ठीक है। मैं तुम्हें एक फ़ोन नंबर देती हूँ, काफ़ी जाने माने तांत्रिक हैं, भाई साहब को कहना कि उनसे बात करें एक बार। उसी दिन उन तांत्रिक से बात की गई। अगले दिन आने का वादा किया और रात हो गई। मेरी कज़न की हालत ख़राब थी। वो डरी हुई अपने मम्मी पापा के पास चिपक के सो रही थी। आधी रात के वक्त उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई पड़ी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। उसने देखा कि मम्मी पापा सो रहे हैं। वो बुरी तरह से कांपने लगी। वो आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। इतने में उसकी मम्मी को महसूस हुआ कि बेड हिल रहा है। वो झट से उठी तो देखा कि उनकी बेटी वहाँ कांप रही है। उसको संभालते हुए कहा कि क्या हुआ बेटा, हम हैं तो यहाँ, क्यों डर रही है? इतने में उसके पापा भी उठ गए। वो डरते हुए हाथों के इशारे से दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ गले में अटक सी गई। पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा, और वो दरवाजे की तरफ इशारा किए जा रही थी। पापा दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए और वो यहाँ से इशारा कर रही थी कि दरवाज़ा मत खोलना, मानो वो कह रही हो कि जो कोई भी है वो मुझे ले जाएगा, पापा मत खोलो। उसकी मम्मी पाठ करने लगी
उसे अपने सीने से चिपका लिया। पापा ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। वहाँ कोई नहीं था। वापस से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर आ गए। वो दोनों मेरी कज़न के पास बैठे रहे। उसे सुलाया और थोड़ी देर में उनकी भी आंख लग गई। अगले दिन सुबह 10 बजे वो तांत्रिक भी आए जिनसे एक रात पहले बात हुई थी। उन्होंने घर को अच्छे से देखा। पिछली साइड भी गए जहाँ पे गेस्ट रूम बने थे। उन्होंने बताया कि आपके घर पर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, शायद कोई जानने वाला या आपका कोई रिश्तेदार। जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज रात मैं फिर से वापस आऊँगा कुछ सामान लेके, और मुझे घर तब खाली चाहिए। आप बीवी बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के आ जाइए। तब मेरी बुआ और मेरी कज़न हमारे घर आ गए थे। कज़न ने जाते जाते अपने पापा को कहा, पापा अपना ख्याल रखना। बेटी को गले से लगाया और वापस अपने घर चले गए। रात के 10 बजे के आसपास वो तांत्रिक घर आए। उन्होंने घर के आंगन में कुछ बिछाया और आते ही वहां पे कुछ बनाने लगे। उसमें दाल, चावल, नींबू और एक हांडी रख दी। एक छोटे से तसले में आग भी जलाई और बैठकर कुछ पढ़ने लगे। पापा सामने बैठे थे। तांत्रिक ने कहा, घर के सारे दरवाजे बंद है ना? पापा ने कहा, जी हाँ। अभी 2 मिनट हुए ही थे कि कौवों की काएं काएं होने लगी एकदम से। रात के वक्त ऐसा होना उस जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। तांत्रिक ने पापा के हाथ में कुछ पकड़ाया और कहा कि मुट्ठी भींच लो और डरना मत, कुछ नहीं होगा। वो अपनी पूजा शुरू कर चुके थे और तभी किसी के भारी कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां चक्कर काट रहा है। तांत्रिक ने सामने देखते हुए अपनी आंखें खोली और देखा तो कोई उस आंगन के चारों तरफ दौड़ लगा रहा है और छलांगे मार रहा है। नॉर्मल इंसान जब ऐसे कूदता है तो वो 2-4 फीट ऊंचा गायब हो जाता है। तांत्रिक अपनी पूजा करके जब वहां से उठता है तब उसने पापा को बताया कि इस जगह पर आपसे पहले जो यहाँ रहता था उसने इस आंगन की जमीन में कुछ ऐसा दफनाया हुआ है कि जो भी यहाँ पे रहेगा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। अभी तो वो चला गया है पर ज्यादा दिनों तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आपको ये जगह छोड़ के जाना होगा या उस चीज को ढूंढ के उसका अंतिम संस्कार करना होगा। पापा ने कहा, किसी और को मैं ये जगह नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा बुरा हो। तो उन्होंने अगले दिन 3-4 लोगों को बुलाया खुदाई के लिए। 3 दिनों तक वहां पे खुदाई चली और तब तक मेरी कज़न और मेरी बुआ हमारे साथ ही रहे थे। तीसरे दिन शाम ढलते ढलते उस जगह पर कुछ हड्डियां और एक बक्सा मिला जहां वो भाला गाड़ा था। इंसानी हड्डियां थी और बक्से में कुछ पुरानी चीजें पड़ी थी। पापा ने उसी रात उन खुदाई वालों के साथ उन हड्डियों को ले जाके उनको पूरे विधि विधान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर दिया। रात के सन्नाटे में पापा को ऐसा लगा जैसे कोई उनको छूते हुए वहां से चला गया हो। एक शांति सी महसूस हुई उन्हें। पापा ने हाथ जोड़े, खुदाई वालों को पैसे दिए और वहां से चले गए। अगले कुछ दिनों तक आंगन की मरम्मत का काम चला। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं। मेरी कज़न और उनका पूरा परिवार आज भी वहीं पे रह रहा है। था कुछ पता नहीं चला, पर अब वहां सब सही है। डर का कोई नामो निशान नहीं है।